Welcome back student. Welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. पिछली क्लास में मैंने आपको अस्थि के बारे में बताया था, बोन्स के बारे में बताया था। आज बात करेंगे उपास्थि। इंग्लिश में इसे कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि हड्डियों की तरह है, अस्थियों की अर्थात बोन की तरह ही होती है, परंतु ये बहुत ज्यादा लचीली होती है। तो पहला पॉइंट क्या है? उपास्थि में यह एक सुदृढ़ परंतु लचीली इलास्टिक ऊतक होता है। ये कैसा ऊतक होता है? ये मजबूत होता है और लचीला इलास्टिक ऊतक होता है। यह दबाव एवं तनाव को सहन करने की क्षमता रखता है। जो कार्टिलेज होते हैं, जो उपास्थि होती हैं, ये दबाव और तनाव को सहन करने की क्षमता रखती हैं। दूसरी चीज, इनकी इलास्टिसिटी ऐसी होती है कि एक बार इनको मोड़ देने पर दोबारा वापस ये अपने स्थान पर आ जाती है, अर्थात अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति दोबारा ले लेती है। तो इनमें दबाव एवं तनाव सहन करने की क्षमता होती है। इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है। उपास्थि की कोशिकाएं और उपास्थि का पूरा डायग्राम भी दे रखा है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये जो उपास्थि होती है, ये दबाव एवं तनाव को सहन करने की क्षमता रखती है। इसको किसी भी तरीके से मोड़ दीजिए, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जैसे देखिए, हमारे जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जो हमारे बाह्य कान होते हैं, ये जो है ये बाह्य कान है। इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको इंटरनल ईयर बोलते हैं। आंतरिक कान, ये जो होता है बाहर का कान होता है, इसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। ये जो एक्सटर्नल ईयर आपका, ये जो ईयर पिन्ना देख रहे हैं आप, ये ईयर पिन्ना जो है ये किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। इसको आप किसी भी तरीके से मोड़ दीजिए, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण ये है कि ये एक्सटर्नल ईयर पे पाया जाता है। दूसरा उदाहरण है, ये जो है नाक के सिरे पर पाया जाता है, नोज की टिप पर। ये नोज है, तो नोज की टिप पर देखिए आप इसको इस तरह से ऐसे ऐसे करिए, तो यहाँ पर आपको लचीलापन महसूस होगा। और यहाँ पर एक जो बोन होगी उसी को हम कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज होती है। जहां पर सॉफ्ट बोन टाइप की होगी वहां पर हमेशा कार्टिलेज पाई जाएगी। तो ये जो नोज की टिप होती है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर भी कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है, वहां पर भी उपस्थित पाई जाती है। श्वास नलिकाओं में ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई के छल्ले जो होते हैं, श्वास नलिका, ये जो श्वास नलिका होती है, इसमें जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, इसी से एयर अंदर फेफड़ों में जाती है। और इसकी सतह पर बहुत से सी के आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी के आकार के छल्ले पाए जाते हैं, और ये छल्ले भी बहुत ज्यादा लचीले होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप हिला सकते हैं। यहाँ पर आपके छल्ले पाए जाते हैं, सी शेप रिंग पाई जाती है ट्रैकिया के ऊपर, श्वास नलिकाओं के ऊपर सी शेप रिंग्स पाई जाती है। वो भी किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। जो बड़ी हड्डियां होती है, जैसे फीमर हो गया, ये फीमर है यहाँ से, और ये ह्यूमरस होती है। ये कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस होती है, ठीक है। तो फीमर और ह्यूमरस जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, इनके जो ऊपर के सिरे होते हैं, याद रखिएगा, कौन से? पूरी हड्डी नहीं, ऊपर के जो सिरे होते हैं वो उपास्थि के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। वर्टिब्री के बीच के ऊतक उपास्थि के बने होते हैं। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे हम कशेरुक दंड कहते हैं, इस कशेरुक दंड में बीच बीच में वर्टिब्री पाई जाती है, और वर्टिब्री के जो बीच का स्थान होता है ना, वहां पर उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। इसी वजह से हम नीचे झुक सकते हैं, इस तरीके से। देखिए इसको, इस तरीके से हम नीचे झुक सकते हैं। अगर ये लचीला ना होता तो झुक नहीं पाते, तो लचीला है तो झुक सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर क्या पाई जाएगी? उपास्थि पाई जाएगी। तो वर्टिब्रल जो कॉलम होता है अर्थात कशेरुक दंड के बीच का जो स्थान होता है, वहां पर भी क्या पाया जाता है? उपास्थि पाई जाती है। अच्छा, आप उपास्थि किस तरीके से इसकी संरचना होती है उसके बारे में बात करेंगे। उपास्थियों में अंतरकोशिकीय पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें जो अंतरकोशिकीय पदार्थ पाया जाता है, यानी कि उपास्थियां जो होती, उपास्थि जो संयोजी ऊतक है, ये एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। तो ऐसे ऊतक में क्या होता है कि अंतरकोशिकीय पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से तो ये लचीली होती है। जो
कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। याद रखिएगा, उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और अस्थियों में हमने बताया था कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन। कौन सी? ओसीन प्रोटीन अस्थियों में पाई जाती है। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? उपास्थि में पाई जाती है। देखिए इसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी सी लगा हुआ है। कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और बोन्स में, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। मैट्रिक्स में उपास्थि कोशिकाएं फैली रहती है। मैट्रिक्स तो आपको पता है जेलीनोम पदार्थ होता है, इसी के अंदर कोशिकाएं धसी रहती हैं। तो मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स में अस्थि कोशिकाएं अर्थात कार्टिलेज सेल्स जो होती हैं वो फैली हुई पाई जाती हैं। उपास्थि की सतह पर पेरिकॉन्ड्रियम की पतली मजबूत झिल्ली होती है। ये उपास्थि है, इसकी सतह पर, ऊपर की सतह पर ये देखिए पेरिकॉन्ड्रियम नामक मजबूत झिल्ली पाई जाती है तथा अनेक रुधिर कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। देख रहे हैं आप डॉट डॉट टाइप में जो दिख रहे हैं ये रक्त कोशिकाएं हैं, और ये छोटे डॉट जो दिख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, जिसके अंदर उपास्थि कोशिकाएं क्या होगी? धसी हुई पाई जाएगी। ये देखिए उपास्थि कोशिकाएं धसी हुई पाई जा रही हैं। तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक उपास्थि की। अब आप बात कर लेते हैं उपास्थि और अस्थियों में क्या अंतर होता है, अर्थात कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। उपास्थि में मैट्रिक्स जो है कॉर्नियन नामक प्रोटीन का बना होता है। उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? यानी कि उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है, जो जेली लाइक पदार्थ होता है, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉर्नियन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि अस्थियों के मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? तो ये एक अंतर हो गया अस्थि और उपास्थि में। दूसरा, कोशिकाएं अर्धगोलाकार होती है। देखिए अर्धगोलाकार कोशिकाएं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उपास्थि की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अर्धगोलाकार होती हैं। कैसी होती है भाई? अर्धगोलाकार होती हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं इसमें अस्थियों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? उनका कोई आकार नहीं होता, अनियमित आकार की होती है। कैसी होती है? अनियमित आकार की होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। याद रखिएगा, किसमें? उपास्थि में। उपास्थि की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जबकि अस्थि की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। परंतु अस्थि की कोशिकाएं ग्रोथ करती हैं, वृद्धि करती रहती हैं। एक बार उत्पन्न हो जाती है फिर वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, वृद्धि करती रहती है, लेकिन उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा। अस्थि मज्जा का अभाव होता है। इसमें उपास्थि में जो अस्थि मज्जा होती है उसका अभाव होता है, अस्थियों में अस्थि मज्जा पाया जाता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? इंग्लिश में इसे बोन मैरो कहते हैं। क्या होता है ये? बोन मैरो। ये जो बोन मैरो होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, ये हड्डियों के बड़ी बड़ी हड्डियों के ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। ये भी एक जेलीनुमा सदस्य पदार्थ होता है। और इसी बोन मैरो से किसका निर्माण होता है? ब्लड सेल्स का, आरबीसीज का निर्माण होता है। यानी कि ब्लड किससे बनता है? खून किससे बनता है? अस्थि मज्जा से बनता है। तो कॉन्ड्रियोन्स में अर्थात उपस्थियों में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती, हड्डियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है। दूसरी, पांचवा देखिए, अस्थियां जो होती है कोमल और लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? कोमल और लचीली। उनको मोड़ दीजिए वापस अपने स्थान पर आ जाएगी। और अस्थियां कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो ये तो था बच्चों उपास्थि कार्टिलेज, एक प्रकार का संयोजी ऊतक था। अगले लेक्चर में बात करेंगे किसी और संयोजी ऊतक की। धन्यवाद। Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss our chapter Matter in our surrounding. In this chapter we have earlier discussed the vital problems based on temperature converter. So now we will continue this topic again. Okay. तो आज हम लोग बात करेंगे that we convert the following temperature in degree Fahrenheit. तो हमें क्या करना है, ये जो टेम्परेचर लिख रखे हैं मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिससे पहले कि इन तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंग्लिश और हिंदी का कोई इशू नहीं है, आप इसको हिंदी में भी बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, सो मेटल प्रॉब्लम से दैट्स व्हाई हमने इसको इंग्लिश में लिखा है। ठीक है ना, तो पहला है आपका इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 35
करना है किसमें बेटा, आपने इनको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आपका सॉल्यूशन फॉर ए वाले पार्ट में देखो क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक, सो व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू पुट बेटा, वी हैव टू पुट TF इज इक्वल टू 9.5, ठीक है, TC प्लस 32। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, TF इज इक्वल टू 9.5 TC प्लस 32 और उसके बाद 9 एज इट इज, 5 एज इट इज। TC की जगह आपकी वैल्यू क्या है, TC का मतलब एक बार फिर आपको बता रही हूँ, TC मतलब होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान या डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस दोनों से बात होती है बच्चों। सो तापमान क्या है ये डिग्री सेंटीग्रेड में और TS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो अब हम लोग फॉर्मूला पुट करके आंसर देखते हैं क्या आएगा। 9.5 TC की जगह रख देंगे कितना 30 और ये प्लस का 32। ठीक, अब हम कट करेंगे तो देखो 5 on the 5, 5 6 जा 30। अब देखो 9 6 जा 54 प्लस ये 32, इसको ऐड करेंगे तो ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर आ गया। बात समझ में आ रही मेरी? मैंने क्या किया, सिंपली फॉर्मूला पुट किया 9.5 TC प्लस 32। ठीक है, उसके बाद 9.5 है तो TC की जगह 30 प्लस 32। फिर मैंने इसको कट डाउन किया 5 on the 5, 5 to the 30। इसके बाद देखिए 9 बचा 6 बचा, दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, 9 6 54 और ये प्लस का 32 एज इट इज, और इन दोनों को ऐड किया तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने 40 वाले पे। तो देखो अगला आपका सॉल्यूशन क्या है, किसके लिए है, फॉर बी। ठीक है, इसमें देखो आपको दे रखा है TC इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको निकालना है TF। ओके, सो पुटिंग द फॉर्मूला 9TF इज इक्वल टू 9.5, लिखे ना 9.5 TC प्लस 32। ठीक है, 9/5 एज इट इज और TC की वैल्यू पुट कर दी 40 और 32, ऐसे ही आपका आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 on the 5, 5 8 जा 40। आप देखिए 5 on the 5, 5 8 जा 40। अब देखिए ये 9 है, ये 8 है, 9 8 जा 72। फिर ये आ जाएगा 32 एज इट इज और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बात समझ में आई? आप देखिए जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था तो फ़ारेनहाइट में आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा था, इजंट इट? अब देखिए टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में आंसर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। बात समझ में आ रही है? मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है और जब टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में या केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने सी वाले सॉल्यूशन की। ये है सॉल्यूशन फॉर बी, है ना। अब हम बात करते हैं अपने सी वाले सॉल्यूशन की। तो आ जाते हैं अपने सी पे। सॉल्यूशन फॉर सी, सी में देखो आप TC बराबर क्या दे रखा है 35, है ना बच्चों, और TF इज इक्वल टू नहीं पता हमें, इसी को तो पता करना है। सो राइटिंग द फॉर्मूला TF इज इक्वल टू 9.5 TC प्लस 32, इजंट इट? यही तो अपना फॉर्मूला है, बस हमने पुट कर दिया 9.5 एज इट इज। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो TC की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, इधर पुट करनी है 35 और ये प्लस का 32 एज इट इज। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सीधा आप काटिए 5 on the 5, 5 7 जा 35। अब इधर देखिए 9 और ये 7, 9 7 जा 63, यस, और फिर ये 32 और ये आंसर आपका आ जाता है कितना 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर जब 35 था तो आंसर आपका फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है 95। गेट इट और नॉट? अब देखिए अपना डी वाला पार्ट, सॉल्यूशन फॉर डी।
और TF आपने निकालना है, अगेन वी हैव टू राइट इन द फॉर्मूला TF इज इक्वल टू 9.5 है ना, और TC प्लस 32, isn't it? अब क्या करना है, 9.5 एज इट इज, ठीक है। TC की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी, 50 प्लस का 32 एज इट इज, 505, 5 10 50, 9 10 90 प्लस 13। अभी आपका आंसर आ रहा है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आप अभी तक हुआ है, अभी अब हमें बढ़ना है अपने अगले वाले पार्ट की तरफ, जो कि है ई में कितना है 50। सॉरी, मैंने डी का सोल्यूशन नहीं बताया, ये मैंने ई का ही बता दिया है 50 वाला। अब हम बात करते हैं डी वाले की। डी हमारा रह गया है, तो डी की बात करेंगे हम, और जिसका है 45 सोल्यूशन फॉर डी। और डी में टीसी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये दे रखी है आपकी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको टीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, अपना फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, टीएफ इज इक्वल टू 9/5 जीसी प्लस 32। नाउ अगेन टीएफ इज इक्वल टू 9/5, ये जीसी की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी, 45 प्लस ये 32, क्या करेंगे 505, 5 9 45, ठीक है ना। अब क्या होगा, 9 और 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 से 81 प्लस ये 32 एज इट इज, आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3, ये आंसर आ गया 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये कितना आ गया 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये तो था सोल्यूशन किसके लिए, जब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना था डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अब इसमें देखिए, जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट की कितनी आई, 86, ठीक है। और जब आपका 40 था तो न्यूमेरिकल वैल्यू 104 हो गई, 35 में न्यूमेरिकल वैल्यू 95, 50 में 122, और है ना 45 डिग्री में कितनी आई, 130, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आप देखो एक काम हमने और करना है, ये जो टेम्परेचर्स आपके दे रखे हैं, ठीक है, इसको आपने केल्विन में चेंज करना है, इसमें केल्विन में। चलिए थोड़ा सा हल्का कर देते हैं इसको आपके लिए फॉर योर कन्वीनियंस। इसके केवल 3 पार्ट आपको करना है, ठीक है। कितने पार्ट, 3 पार्ट, ए बी और सी। सो ये आप कर देते हैं ना। चलिए अब ये आपका दे रखा है टीसी कितना 30, आपको टीके निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, टीके इज इक्वल टू टीसी प्लस 273, यही तो करते हैं ना। तो टीसी की वैल्यू 30 है, प्लस का 273 है, तो इसको जोड़ेंगे जब हम, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 303, ठीक है। ये आ गया आपका 303 केल्विन, टीके की वैल्यू, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी आपने सेम ही काम करना है, टीसी की वैल्यू 40 है, टीके की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करेंगे, टीके इज इक्वल टू टीसी प्लस 273, ठीक है। अब क्या करेंगे, 40 प्लस 273 जोड़ देंगे 3,
से फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में। आई होप ये टॉपिक दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर होते होंगे। आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय। Hello student, have a wonderful morning to one you all. I welcome you all student on your video lecture class. Students, in these days we have started the language portion, English language portion, and in that portion we have started the topic sentences. We have completed the sentences meaning and the types of the sentences. Then after we started the conversion of sentences, and conversion of the sentences is such type of the topic in which we change the sentence from first to second. It means we will learn how we change the sentence from affirmative to negative, and from negative to affirmative, and from assertive to interrogative, and interrogative to assertive. So first we have started from affirmative to negative, and yesterday I told you some rules of changing from affirmative to negative. So student, I have given you two exercises as a homework. So first we will discuss that exercise. So it's written over here, page number 33, exercise number 29. Page number 33, exercise number 29. The first sentence is that I am a soldier. So what will be the answer of this one? I am not a soldier. I am not a soldier. He is my friend. So he is not my friend. They are players. They are not players. They are players. They are not players. Mohan was ill. Mohan was not ill. The fifth one. Those girls were intelligent. Those girls were not intelligent. The pilgrim was much tired. So the pilgrim was not much tired. The journey is very interesting. So the journey is not very interesting. The journey is not very interesting. I am busy now. I am not busy now. These children are sick. These children are not sick. We were quite innocent in this case. So we were not quite innocent. We were not quite innocent in this case. So student, this is the exercise before you. I hope so that you have done this exercise on a fair register, and I have also given you exercise 30. Exercise 30. He is writing a letter. So he is not writing a letter. He is writing a letter. Exercise 29 and 30. Exercise 29 and 30. So he is writing a letter. He is not writing a letter. I am learning music. I am not learning music. The dogs are barking in the street. So the dogs are not barking in the street. She was talking to her friend. She was not talking to her friends. The boys were running after the thief. The boys were not running after the thief. We shall be helping the poor. We shall not be helping the poor. 6 number sentence I am writing over here. The sentence is, we shall not be helping the poor. We shall not be helping the poor. It's a 6 number sentence on exercise 30. So whenever two helping verbs are there, there is one helping verb and there is another helping verb, two helping verbs. So whenever two helping verbs are there, we have to put not between them. इन दोनों के बीच में हमको not रखना है, right? इन दोनों के बीच में not रखना है. And the particular sentences future
according to this one, according to the subject, shall be is used if the subject is he, if the subject is she, and if the subject the name of any person, so we have to use will be. So the not word will come between them, इन दोनों के बीच में not word आएगा. 6 number sentence is this. The sentence number 7. Sentence number 7, the same sentence. They will be swimming in the river. They will be swimming in the river. So they will not be. They will not be swimming in the river. They will not be swimming in the river. 8th number sentence. My friends are going to the fair. My friends are going to the fair. So my friends are not going. My friends are not going to the fair. He was weeping bitterly. The sentence is he was weeping bitterly. So here weeping is your main verb, ing form of the main verb. Bitterly, it's your adverb. So he was weeping bitterly. So he was not weeping bitterly. He was not weeping bitterly. He is doing the homework. He is not doing the homework. So your exercise 29 and 30th is completed. Then after rule number 3 on your page number 34, present perfect tense. How will you change present perfect sentence into negative one? So in present perfect tense we use has, have plus third form of the main verb. Has, have plus third form of the main verb. So student, we have to put not. We have to put not after your helping verb. It means has plus third form between them. Has plus third form. इसके बीच में ही आपको not word रखना है. इसके बीच में ही आपको not word रखना है. Some examples are given here. He has written a letter, so he has not written a letter. I have done my work. I have not done my work. I have not done my work. The sentence that is given over here, I have not done my work. So, if the sentence is I have written a letter. I have, the sentence I am writing over here. I have written a letter. So, we will change it. I have not written a letter. So, this one is your present perfect. This one is your present perfect. I have not written a letter. Now, past perfect. So, student, past perfect tense, what is the helping verb of past perfect tense? Past perfect tense we use had plus third form of the verb. Past perfect tense we use had plus third form of the main verb. So, the same rule is here. Same rule is here. There is a had plus third form of the main verb. So, we have to use not word between them. यानी had और third form के बीच में आपको not, had plus third form के बीच में ही आपको not रखना है. Just like the sentences are given here. He had gone to school. He had gone to school. So he had not gone to school. I had posted my letter. So I had not posted my letter. I had given an advice to my friend. I had not given an advice to my friend. I had done my work. I had done my work day before yesterday. So I had not done my work day before yesterday. Right? And I had given you a glimpse of Indian people. I had not given you a glimpse of Indian people. I had not given you a glimpse of Indian people. So, then after future perfect. Then after future perfect tense. So, what is the helping verb of future perfect tense? What is the helping verb of future perfect tense? In future perfect tense, we use will have, shall have, plus not. Will have, shall have plus not. So, student, in future perfect tense, there are two helping words: will, shall plus have. So, what we have to do? We
not word between these two helping verbs. In these two, shall have and will have, these are the helping verb of future perfect tense. So the sentence is I shall have started the work. I shall have started the work. So here two helping verb, this one and this one. So you have to put not word between them. So it will be I shall not have. I shall not have started the work. I shall not have started the work. The sentence is he will have slept before she comes. So he will not have slept before she comes. So these are the examples of past perfect tense, present perfect tense, and future perfect tense. Past perfect tense, future perfect tense, and present perfect tense. So the related things are given here, and many more examples are given here. Just like he has done the work. He has done the work. So how will you change it? He has not done the work. So student, you have to keep this thing into your mind that whenever two helping verbs are there, you have to put your not word between them. आपको उनके बीच में ही अपना helping verb रखना है. And affirmative sentence gives the positive sense, and negative sentence gives negative sense. So exercise 29 and 30 you have done on your register, and the exercise 31 is given, page number 34. Page number 34. Page number 34. Exercise 31. Exercise 31. Right. So in this exercise, the sentences are related to present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. You have to do this exercise as a homework. I am giving you this exercise. You have to do this exercise on your fair register. So student, that is enough for you today. Till then, have a nice day to one and all. Hello students, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन क्लासों में आज मैं क्लास 9th में सब्जेक्ट हिंदी पेज नंबर 52 में वर्तनी आपको पढ़ा रही थी। पिछले टॉपिक में आपको वर्तनी पढ़ा रही थी, वही वर्तनी अभी आगे चल रही है। ठीक है, देखिए हमारा जो शब्द होता है किन किन कारणों से अशुद्ध होता है। तो अब देखिए संधि संबंधी अशुद्धियां। संधि संबंधी अशुद्धियों में क्या है, जैसे शब्द लिखा हुआ है अशुद्ध शब्द है परमार्थ, तो इसका शुद्ध होगा परमार्थ। लिखा है दीर्घायु, इसका दीर्घायु बड़ी की मात्रा का यहाँ पर प्रयोग होगा। लिखा है भानुदय, इसका होगा भानुदय, ना में बड़े की मात्रा लगी। फिर है उपरोक्त, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है उपर्युक्त। ठीक है बच्चों, उपर्युक्त। फिर नीचे आ जाइए विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। विसर्ग संबंधी अशुद्धियों में क्या होता है, अशुद्ध शब्द देखिए निःशुल्क, शुद्ध शब्द देखिए नी और इसके बाद विसर्ग लगी है, इसके बाद शुल्क लिखा, ये शुद्ध है। लिखते हैं दुख, दुख ये अशुद्ध लिखा है, ये दुख शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से इसी को देखिए संधि संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शब्द और एक तरफ शुद्ध। अशुद्ध ने लिखा है परमार्थ, और जब इसको शुद्ध करेंगे परमार्थ,
दीर्घायु, दीर्घायु। सही सही देख करके नोट करेंगे। भानुदय, भानुदय, ना में बड़ी की मात्रा, उपरोक्त, उपर्युक्त। फिर आइए विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं? जैसे अशुद्ध में ये शब्द लिखा है निःशुल्क, ये गलत है, अशुद्ध है। और इसका शुद्ध नी, इसके बाद विसर्ग का प्रयोग करेंगे, फिर शुल्क, निःशुल्क, ये सही है। जैसे लिखा है दुख, दुख, ये वाला सही है। दाने छोटे ऊ की मात्रा, फिर विसर्ग लगेगी, फिर खा लगेगा। अब आइए बच्चों हलंत संबंधी अशुद्धियां। हलंत संबंधी अशुद्धियां, ये जो चिन्ह लगा है इसको व्याकरण की भाषा में हलंत कहते हैं। तो अशुद्ध में पहला शब्द लेते हैं प्रथम। प्रथम में हलंत लगा हुआ है, ये अशुद्ध है। ऐसे ये शुद्ध है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। फिर है पंचम। देखिए पंचम में भी हलंत लगा हुआ है, तो ये पंचम में हलंत हट जाएगा और इस तरह से पंचम लिखेंगे। लिखा हुआ है दशम, इसमें भी हलंत लगा है, तो इसका हलंत हट जाएगा। इस तरह से शुद्ध दशम लिखा जाएगा। बच्चों फिर से देख लो, हलंत संबंधी अशुद्धि में ये प्रथम में हलंत हट जाएगा, इस तरह लिखेंगे। पंचम में हलंत हट जाएगा, पंचम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर दशम, और दशम में हलंत हट जाएगा, इस तरह से दशम लिखेंगे। हेलो बच्चों, वर्तनी आपको पढ़ा रहे थे किन किन कारणों से हमारे शब्द जो है अशुद्ध हो जाते हैं। उसी क्रम में कुछ अन्य उदाहरण अलग से पेज नंबर 53 के अंतर्गत ये है। देखिए अशुद्ध शब्द और शुद्ध, ज्यादातर इन शब्दों का सामना हमें करना पड़ता है और हम इनको अशुद्ध लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा है आशीर्वाद, लिखा है, और ये लिखा है आशीर्वाद। इसको पढ़ते हैं आशीर्वाद और इसको पढ़ते हैं आशीर्वाद। तो ध्यान रखिए, यहाँ जहाँ वा में आ का डंडा लगा हुआ है तो इसी पर आप ये मात्रा लगाएंगे। ठीक है, दूसरा लिखिए, और दूसरा देखिए कवित्री। आप बहुधा इसी तरह से कवित्री लिखते हैं जो कि अशुद्ध है। कवित्री में देखिए का और वा, ध्यान रखिए, का और वा, इसके बाद छोटी ई की मात्रा यहाँ पे चढ़ाएंगे, फिरती कवित्री। ठीक है, रचयिता, आप ऐसे ही रचयिता लिखते हैं, ये अशुद्ध है। शुद्ध देखिए, पहले रा बनाएंगे, फिर चा या ता में आप मड़ा का डंडा। तो इस तरह से रचयिता आप लिखेंगे। फिर है बादाम, बादाम को बादाम लिखते हैं। तिथि लिखा है, तिथि अशुद्ध शब्द है और तिथि सही है। लिखा है क्षत्रिय, त्रा में बड़ी की मात्रा का प्रयोग है तो क्षत्रिय के स्थान पर क्या होगा, क्षत्रिय। छोटी की मात्रा लगती है, ये शुद्ध शब्द। लिखा है दिवाली, दिवाली नहीं दीवाली होता है, दा में बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जशोदा, जसोदा, यशोदा लिखा जाता है ब्रज भाषा में जसोदा, और वैसे इसको शुद्ध रूप में यशोदा लिखते हैं। एक बार बच्चे फिर से देख लें, आशीर्वाद किस तरह से लिखते हैं, ये आपका सही है। कवित्री किस तरह से लिखते हैं, ये कवित्री का और वा, ये याद रखिए। फिर रचयिता में रा और चा, इता, बादाम, बादाम, तिथि, तिथि, क्षत्रिय, क्षत्रिय इस तरह से लिखते हैं। दिवाली, दिवाली इस तरह से लिखते हैं। जशोदा, यशोदा इस तरह से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे अभी मैं और पढ़ा रही हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, पेज नंबर
54 वर्तनी के आगे वाला टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए बच्चों, परिभाषा, भाषा के लिखित रूप में रुकने तथा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। डेफिनेशन फिर से देखिए, भाषा के लिखित रूप में रुकने तथा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए विराम चिन्हों के भेद। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है बच्चों, ये देखिए। फिर है दूसरे नंबर पर अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह ये है। फिर तीसरे नंबर पर है अल्प विराम, जहां हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, उसका चिन्ह ये है, जिसको हम जल्दबाजी में अपनी भाषा में कॉमा कहते हैं। वो हिंदी व्याकरण में इसे अल्प विराम कहा जाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक आप सभी जानते हैं और लगाते भी हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह ये देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 5वें नंबर पर आता है विस्मय सूचक। यहाँ कोई आश्चर्य प्रकट किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह ये होता है, देखिए। फिर है 6 नंबर का 6 नंबर का संयोजक या विभाजक चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह ये छोटा होता है, नीचे है डैश, डैश थोड़ी लंबी लगाई जाती है और ये योजक चिन्ह छोटा होता है। 7 नंबर पर है निर्देशक, इसको डैश भी कहते हैं। और 8 नंबर पर है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह देखिए, इधर से भी लगता है और उधर से भी लगता है। फिर 9 नंबर में है कोष्टक। कोष्टक देखिए इतने प्रकार के होते हैं, ये हो गया, ये और ये। फिर 10 नंबर पर है हंस पद या त्रुटि पूरक। ये इसके इतने सारे चिन्ह हैं, ये और ये। फिर 11वें नंबर पर संक्षेप सूचक, इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं। इसका चिन्ह ये। अब बच्चों ये 11वें चिन्ह आपको बताए गए, एक एक का यहाँ पर आपको हम विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ाएंगे। फिर से देख लीजिए एक बार चिन्ह, परिभाषा से देखते हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने तथा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के भेद। पूर्ण विराम ये चिन्ह है, अर्ध विराम इसका चिन्ह ये है, अल्प विराम का ये है और प्रश्न सूचक चिन्ह का ये है, विस्मयादिबोधक यानी विस्मय सूचक का ये है, योजक तथा विभाजक चिन्ह ये, निर्देशक चिन्ह ये है, इसको डैश भी कहते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह ये है। फिर 9 नंबर पे आते हैं कोष्टक, देखिए इतने प्रकार के होते हैं। 10 नंबर पर हंस पद या त्रुटि पूरक ये चिन्ह है। फिर 11वें नंबर पर है संक्षेप सूचक, इसको लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अब बच्चों इनको विस्तार पूर्वक मैं बता रही हूँ। पहले नंबर पर है पूर्ण विराम। देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं वो डिटेल से आपको मैं पढ़ा रही हूँ। तो पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है।
जैसे उदाहरण भी दिया है, जैसे मोहन स्कूल जाता है। देखिए ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। तो आप ये उदाहरण ब्लैक पेन से लिखेंगे अपनी कॉपी में। इसे देख ले, इसको समझ लें। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सही प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण है जैसे मोहन स्कूल जाता है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक बच्चों, इसके आगे मैं अभी पढ़ाती हूँ आपको। हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अगली सर्वसमीकरण पढ़ेंगे। सर्वसमीकरण नंबर 5 क्या है ये? x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस सर्वसमीकरण को पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। आइए सबसे पहला है, अब देखिए ये बना कैसे, एलएचएस लेंगे। पहले इसको समझते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x का हम x से गुणा करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी करेंगे bx होगा, माइनस इंटू प्लस। अब देखिए पहले हमने x को लिया, x का x में गुणा किया, फिर x का b में गुणा किया। जैसे दो ब्रैकेट का हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे? a का गुणा करेंगे a इंटू एक्स, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से देखिए सर्वसमीकरण मिल गई हमें, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आइए इस पर आधारित प्रश्न को करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। कौन सी सर्वसमीकरण लगाएंगे यहाँ पर? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए a के स्थान पर क्या है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से जब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a के स्थान पर हमें 2 मिलेगा और b के स्थान पर क्या मिलेगा? 3। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर क्या है? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। गुणा करिए, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 क्या होगा? 5 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, सर्वसमीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी से हल करने पर इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि अगला प्रश्न है, यदि 3x प्लस 2y बराबर, यदि 3x प्लस 2y बराबर 12 व x इंटू y बराबर 32, x इंटू y बराबर 6, तब 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? 3x प्लस 2y बराबर दिया गया है 12 और x इंटू y बराबर दिया गया है 6। तो हमें 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे? दिया है हमको 3x प्लस 2y बराबर 12 और साथ में क्या दिया है? x इंटू y बराबर 6। 3x प्लस 2y बराबर क्या है? 12 है। हमें मान किसका निकालना है? 9x स्क्वायर प्लस 4y
और y स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 2y का होल स्क्वायर बराबर में क्या है, 12 का स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2 × 3x × 2y। 12 का वर्ग क्या होगा, 124। हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। 12 का वर्ग क्या होगा, 144 होगा। अब अगले स्टेप में देखिए क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर + 2 का वर्ग क्या आएगा, 4 आएगा, 4y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12xy बराबर क्या है, 144। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12xy, xy का मान कितना दिया है, 6 दिया है। तो 9x स्क्वायर + 4y स्क्वायर + 12 × 6 144। 9x स्क्वायर + 4y स्क्वायर 12 छन क्या होगा, 72 होगा। अगला स्टेप में देखिए 9x स्क्वायर + 4y स्क्वायर 144 - 72। जब हम 144 में 72 घटाएंगे तो 9x स्क्वायर + 4y स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 4 में 2 गया 2, 72 आ जाएगा। तो यहाँ से 9x स्क्वायर + 4y स्क्वायर का मान कितना आ गया, 72। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि x + y = 12, यदि x + y = 12 व x × y = 32, x × y = 32, तब x स्क्वायर + y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी पहले प्रश्न पर आधारित है। x स्क्वायर + y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। x + y बराबर दिया गया है 12 और x × y बराबर दिया गया है 32। निकालना क्या है, x स्क्वायर + y स्क्वायर। x + y बराबर 12 है और x × y बराबर है 32। x + y बराबर 12 है, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे हम, चाहिए हमें क्या, x स्क्वायर + y स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों बच्चों में वर्ग करके हम हल करेंगे। x + y बराबर 12 है, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है, हम जानते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर में 12 का वर्ग होगा 144। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy बराबर क्या है, 144 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए x × y का मान क्या दिया गया है, 32। x × y का मान क्या दिया गया है, 32। तो यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2 × 32 बराबर 144 होगा। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर + y स्क्वायर 32 दूनी क्या आएगा, 64 बराबर 144। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 64 है, प्लस है, 75 करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। x 144 - 64
जब हम 144 में 64 को घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80। यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या मिल गया हमें? 80 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर है 6, तब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न क्या है? यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर 6, तब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। x माइनस 1 अपॉन x बराबर 6 है, ये प्रश्न में हमको दिया गया है। ये प्रश्न में हमको दिया गया है, हमें चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, आइए इसको वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो देखिए क्या आएगा? x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर होगा। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into x into 1 अपॉन 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। देखिए a के स्थान पर क्या है? x है, और b के स्थान पर क्या? 1 अपॉन x। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा? x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस क्या है? 2ab, 2 into a, x और b का मान 1 अपॉन x से बराबर में क्या है? 36। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 बराबर में 36 है। भाई x का डिवाइड है, मल्टीप्लाई x से x क्या होगा? कैंसिल। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 है, पक्षांतर करेंगे प्लस 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 38। यही हमारा आंसर है बच्चों। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का 1 अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात करना था, और यहाँ पर हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 38 मिल गया। ओके बेटा, थैंक यू क्लास। Hello students, welcome to you SUI online class 9th of physics. Students, today we will solve some numerical problems based on equations of motion in chapter 8 motion. Students, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रॉली आनत तल पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक ट्रॉली आनत तल पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। तो आपका त्वरण a कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम पहले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ट्रॉली का त्वरण आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? टाइम कितना है आपका? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और ट्रॉली जब
गति प्रारंभ करेगी तो उस टाइम उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, ट्रॉली का अंतिम वेग निकालना है। इसका मतलब v इज इक्वल टू वॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं त्वरण, समय, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये सारी क्वांटिटीज किस में आती हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। u की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन आपका त्वरण कितना है, 0.02 एंड टाइम कितना गिवन है, 3 सेकेंड। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रॉली का अंतिम वेग। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात ट्रॉली का वेग कितना हो जाएगा, 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। टाइम कितना दिया है आपको, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 10 सेकेंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे आपको s फाइंड आउट करना है और एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और बोला गया है गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे जो आपकी रेसिंग कार है उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये सारी क्वांटिटीज किस इक्वेशन में आती हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट second equation of motion, second equation of motion, s is equal to ut plus half at square। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो s is equal to क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है 0 और आपका t कितना है 10 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम कितना है 10 स्क्वायर ऑफ 10 here 0 प्लस 1/2। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4 हो गया, 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। आपकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 200 मीटर। तो स्टूडेंट्स गति प्रारंभ करने के बाद जो आपकी रेसिंग कार है वो कितनी दूरी तय करेगी 10 सेकेंड में 200 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम भूगोल में चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिमालय क्षेत्र के बारे में। सेकंड हमारा था उत्तर का मैदान,
और जो है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी गाद पाई जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत उपजाऊ मैदान भी कहलाता है। इसके साथ ही साथ जो है उत्तर के मैदान में बहुत सारी हमारी जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, वहाँ का वेजिटेशन बहुत अच्छा है और बहुत सारा वाटर सप्लाई वो बहुत अच्छी है, अबेंडेंट वाटर सप्लाई है, जिसकी वजह से उत्तर के मैदान में हमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू अगर हम हिमालय देखें या मरुस्थलीय क्षेत्र देखें तो जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल होता है और किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति वगैरह नहीं रहती है, जिससे वहाँ पे जीवन को सुचारू रूप से चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ हमने आपको कल मरुस्थल भी बताया था। मरुस्थल में मैंने बताया किस तरीके से जो हमारा है वो एनिमल कैमल होता है वहाँ पे, जिसको हम लोग रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बालू के बहुत सारे टीले बने होते हैं और जो है बहुत गर्म होता है। दिन में जो है मरुस्थल बहुत गर्म हो जाता है और रात में उतना ही ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्लाइमेट भी थोड़ा इस तरह से, तो ये मरुस्थल हो गया। आज हम आपको बताएंगे दक्षिण का पठार। अब देखिए दक्षिण का पठार, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है दक्षिण, दक्षिण का मतलब हुआ कि ये भारत के दक्षिण में स्थित है। तो मैं आज आपको मैप से बताऊंगी, तो मैं इसमें आपको सिर्फ दक्षिण का ही पोर्शन बनाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हमारा भारत का दक्षिण पोर्शन है और जो हमारे पठार है दक्षिण के पठार वो हमारे इस पोर्शन पर ही हमें मिलते हैं, राइट दैट। इस तरह से ये हमारे पठार फैले होते हैं। तो ये है हमारा दक्षिण का पठार। इसके ऊपर हमारे ये देखिए यहाँ मैंने बताया था, यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान है, यहाँ पर जो हमारा राजस्थान का पोर्शन है वो हमारा यहाँ पे मरुस्थल निकल जाएगा, यहाँ पर हमारा मैदान निकल जाएगा और उसके ऊपर हमारे हिमालय के पहाड़ निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम इस वाले पे आ गए हैं दक्षिण के पठार में। अब दक्षिण का पठार दो भागों में बटा हुआ है बेटा। जो उसका उत्तर का पोर्शन है, मतलब कि अगर हम इसको इस तरीके से दो भागों में बांटें तो जो उत्तर का पोर्शन है वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। सेंट्रल हाईलैंड। और जो ये वाला पोर्शन है दक्षिण का वो कहलाता है दक्कन का। दक्कन का पठार। तो हमारा जो पठार है वो दो भागों में बटा हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन का पठार। और जो चीज़ इसको डिवाइड करती है नीचे से बीच से, मतलब जो दो पार्ट्स में, वो हमारी है नर्मदा की घाटी। तो नर्मदा की घाटी के द्वारा यहाँ पर हमारी नर्मदा रिवर बहती है, तो ये नर्मदा की घाटी जो है इनको दो भागों में बांट देती है। इसे क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया दक्षिण का पठार। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड जो हमारा दक्षिण का पठार है वहाँ पर कौन कौन से पठार मिलते हैं। इसमें यहाँ पर हमारा मालवा का पठार है, सेकंड हमारा बुंदेलखंड का पठार है और तीसरा हमारा है छोटा नागपुर का पठार। ये भी मैं आपको जब मैप पढ़ाऊंगी, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि जब भी मैं मैप कराऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपको मैप में इजीली और अच्छे से समझ में आती जाएगी कि किस तरीके से मतलब जो है वो आपको उनको भरना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो मैप में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आपका हो गया। अब इसमें हमारे इस पोर्शन में ये तीन जो है मेन हमारे जो है वो पठार आते हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल हाईलैंड। इधर आ जाइए दक्कन के पठार। दक्कन के पठार में एक पोर्शन है जो ये महाराष्ट्र का है, जो दक्कन के पठार का जो नॉर्थ पोर्शन है। अगर हम अब वैसे भी मैंने बोला ये उत्तर का पोर्शन है, ये दक्षिण का, लेकिन जब हम इस वाले पोर्शन में ही खाली आ जाएंगे तो इसका जो ये पोर्शन होगा वो उत्तर का हो जाएगा। तो जो उत्तर का पोर्शन है महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ पर एक लावा बेल्ट होती है जिसको हम दक्कन का एक क्षेत्र बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम दक्कन में पड़ा है। तो ये लावा बेल्ट जो महाराष्ट्र में होती है उसको हम लावा बेल्ट बोलते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो दक्षिण का पठार है इसके किस तरफ आई थिंक पश्चिम साइड में और इसके पूर्व साइड में, दोनों ही साइड में क्या चीजें हैं, हमारे तटीय मैदान है। अभी जब हम अपना नेक्स्ट जो है वो भौतिक स्वरूप समझेंगे तो वो हम आएंगे उसमें तटीय मैदान पर, तब मैं और बताऊंगी। फिलहाल कि जो हमारा दक्षिण का पठार है इसके पूर्व में पूर्व तटीय मैदान और इसके पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित। तो ये जो है
सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन संरचना में आते हैं। तो ये हमें, और इसके साथ ही साथ पठार जो होते हैं वो बहुत रिच होते हैं मिनरल्स में, मतलब खनिज पदार्थों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर काली मिट्टी मिलती है जो कि और ज़्यादा जो है फसलों के लिए बहुत है। जैसे कि हमने उत्तरी मैदान में देखा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि जो पठार का पोर्शन होता है यहाँ पर हमको जो है वो काली मिट्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमारे दक्षिण के पठार के बारे में काफ़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। और अब हम जो है वो पढ़ेंगे तटीय मैदान, भारत का जो भौतिक स्वरूप है 5th वाला। अब हमारे 2 ही रह गए हैं, तटीय मैदान एंड द लास्ट इज आई थिंक द्वीप समूह। तो हम तटीय मैदान को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड नाउ द नेक्स्ट भौतिक स्वरूप, जो नेक्स्ट भौतिक स्वरूप वो हमारा है तटीय मैदान। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है। दक्षिण के पठार के बाद हम तटीय मैदान पढ़ेंगे। तटीय मैदान में जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, पहला है हमारा पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय, और दूसरा हमारा जो है वो है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, ये 2 पार्ट में हमारा जो है वो तटीय मैदान हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। और जैसा कि पश्चिम और पूर्व मैं बार बार बता चुकी हूँ, ये हमारा पश्चिम का पोर्शन है और ये हमारा पूर्व का पोर्शन है। तो ये किस तरीके से जो हमारा पोर्शन है, तो जो हमारा ये पोर्शन हुआ और जो हमारा ये पोर्शन हुआ, ये हमारा है भारत का तटीय मैदान। क्लियर हो गया? अब इसके कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी अभी। सबसे पहले चीज, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अरब सागर है, और अभी हमने आपको जब दक्षिण का पठार बताया था तो मैंने बताया था आपको कि दक्षिण का पठार जो है यहाँ पे किनारे किनारे हमारे पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो जो हमारा पश्चिम तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। तो ये जो हमारा मैदान होता है ये हमारा है पश्चिम तटीय मैदान, और यहीं पर हमारे पश्चिम के घाट भी आते हैं। ये हमारा हो गया पश्चिम तटीय मैदान। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पर हमें कई सारी जो पहाड़ियाँ हैं, जिसमें कि हमने मैंने नाम लिखा है यहाँ पे सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, ये सब हमको इस पोर्शन में ही आपके हमें मिलती है। इसके साथ साथ एक अन्नामुलई करके एक सबसे ऊंची जो है वो हमारे इस पेनिनसुलर प्लेटू की, मतलब ये जो हमारा प्लेटू है इसकी जो सबसे ऊंची पीक है वो है अन्नामुलई, जो सबसे ऊंची है 2695 मीटर तक ऊंची है। और इस पोर्शन में जो हमारा नीचे का पोर्शन है, ज़्यादातर आपको पता है कि जितने भी पहाड़ हैं वो सब हमारे तटीय में वो हमारे नॉर्थ में, उत्तर के पोर्शन में हमारे हिमालय क्षेत्र में आते हैं। बट ऐसा नहीं है, पठारों में भी कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है, जिसमें कुछ तो ये है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, और इन सब में भी जो सबसे ऊंची हमारी जो पीक है पहाड़ी है वो अन्नामुलई की है, दक्षिण के पोर्शन में आती है। ठीक है, तो ये पश्चिम मैदान। इसके साथ साथ पश्चिम तटीय मैदान जो होता है वो पूर्व तटीय मैदान की अपेक्षा थोड़ा सकरा होता है, मतलब पतला होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा ऐसा होता है। और पश्चिम तटीय मैदान उपजाऊ बहुत होता है। ठीक है, और मतलब यहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है। बट यहाँ पे जो हमारा इसका अगर हम क्लाइमेट देखते हैं तो बहुत गर्म होता है और उमस से भरा हुआ होता है। वर्षा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, 200 मीटर सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, जो कि काफ़ी मात्रा होती है वर्षा की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मसाले, चावल और जो होता है नारियल और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत आसानी से उगाई जा सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों को उगा सकते हैं। तो ये हमारा पश्चिम तटीय मैदान के बारे में। अब इसके साथ हम आ जाएंगे पूर्वी तटीय मैदान। ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। अब हमारे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो हम पहला पॉइंट इसका बनाएंगे कि बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में हमारा पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। अब हम इससे इसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी इसकी जगह। यहाँ पर चेंज ये होगा, पहली चीज कि ये सकरा है और इसका जो थोड़ा विस्तृत
यहाँ की मिट्टी उतनी ज़्यादा उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो हैं। जैसा कि अभी हम आपको बताएंगे आगे मैप में भी, ये हमारी यहाँ पर देखिए कावेरी नदी निकलती है, यहाँ से गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, और एक महानदी उड़ीसा के पास से निकलती है। तो ये जो हमारे तटीय पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ से नदियाँ वहाँ निकलती हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है, आपको मालूम है। तो ये डेल्टा बनाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे वर्षा उतनी नहीं होती है जितनी कि पश्चिम तटीय मैदान में होती है। उसकी अपेक्षा यहाँ पे वर्षा सिर्फ 100 मीटर तक ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ज़्यादातर शीत ऋतु में भी होती है, गर्मी में भी होती है, बट शीत ऋतु में ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे जो पश्चिम तटीय मैदान है, यहाँ पर गर्मी का ही मॉनसून आता है, गर्मी में ही बारिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ जो है कि यहाँ पर हमने आपको नदियाँ बता दी, एक बार मैं नदियों के नाम भी लिख के दे रही हूँ, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और ये महानदी, जो कि हमारी उड़ीसा में स्थित है। तो ये हमारा हो गया तटीय मैदान। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये दक्षिण का प्रकार था हमारा, और इसके बाद इसके जो दोनों तरफ का पोर्शन है ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये हमारे जो है वो 5 जो है भौतिक स्वरूप हमने बता दिए। एक बचा हुआ है सिर्फ, और वो है द्वीप समूह, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।